हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स डिजिटल। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 टॉपिक्स के क्विक रिवीजन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये टॉपिक जो है काफ़ी लोगों को डराता है, तो मैंने इसको बहुत सिंपल अभी आज ये वीडियो रखने की कोशिश किया है कि आप बहुत सारे फॉर्मूले के लिए परेशान ना होकर हम सिर्फ कुछ फॉर्मूलोज को याद करें इतने अच्छे से कि उनके क्वेश्चन हम अच्छे से आराम से सॉल्व कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसिक कॉन्सेप्ट रिवीजन। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर किसी भी पॉइंट में मान लो कोई स्पेस में कोई भी आपने पॉइंट लिया और यहाँ पर कोई चार्ज रखा जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, और इस मान लो ये चार्ज 2 कूलम का है और इस पे लग रहा है इस पे जो फोर्स लग रहा है राइट नाउ इस स्पेस में रखने की वजह से इस चार्ज पर लेट्स से कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो वी विल डिफाइन कि उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या उसकी इंटेंसिटी जो प्रेजेंट है वह फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि जितना फोर्स लग रहा है कि यूनिट चार्ज के ऊपर। तो हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 2 कूलम के ऊपर, तो हमारा फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना हो गया? 5 न्यूटन पर कूलम। दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल है इसका डेफिनेशन। अपार्ट फ्रॉम ऑल द थ्योरीज अगर हम इग्नोर करें, दिस इज एज सिंपल एज दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो एसआई यूनिट्स है वो है न्यूटन पर कूलम, जैसे अभी हमने देखा, या वोल्ट पर मीटर भी यूज कर सकते हो, ये अनदर एसआई यूनिट है उस पे। नॉट टू मेंशन दिस फॉर्मूला इज द बेस्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स बाय चार्ज इज योर बेस्ट मेथड, क्योंकि फोर्स आपको ऑलरेडी पता है ml t-2, चार्ज आपको ऑलरेडी पता रहता है, याद रखते हैं हम लोग at, और इससे डायमेंशन बहुत इजीली आ जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वही आपका एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो आज मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको उन फॉर्मूले से ना डराऊं और फोकस करूं सिर्फ कुछ फॉर्मूले पे, या टू बी ऑनेस्ट जस्ट पॉइंट चार्ज पर। क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आता है और आप डरे हुए हो, पूरा चैप्टर छोड़ रहे हो, इससे अच्छा है सिर्फ पॉइंट चार्ज के क्वेश्चन कर लिए जाए। तो आज का वीडियो मैंने सिर्फ पॉइंट चार्ज के ऊपर फोकस किया है कि पॉइंट चार्ज के सवाल कैसे सॉल्व करने हैं। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो कितना आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। अगर इसको पूरा डिफाइन करना हो तो इस तरह से समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज है Q और इससे r डिस्टेंस दूर, तो r डिस्टेंस दूर कहीं पर भी यहाँ पर इस लोकेशन पे मुझे फाइंड करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। तो पहले हम मैग्नीट्यूड पे बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है k कैप q डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, k q बाय r², जहां पर r जो है वो डिस्टेंस है ऑब्वियसली उस पॉइंट का फ्रॉम द चार्ज, जो सोर्स है उसके। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइन के साथ आपको चार्ज पुट नहीं करना है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों का आंसर k/r² होता है। इसमें मॉड पुट करना ऑलवेज। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव इस फॉर्मूले में हमेशा पॉजिटिव या मॉड लेके ही पुट करना है, इसमें हमें प्लस माइनस नहीं पुट करना होता है। एक ये गलती जो होती है बार बार होती रहती है, तो वो हम रिमाइंड कर रहे हैं। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए आपको ध्यान ऐसे रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अलोंग द लाइन, इसी लाइन के अलोंग होगा, बट अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो अवे फ्रॉम इटसेल्फ मतलब लाइक दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना डायरेक्शन के अगर आप फॉर्मूला रट रहे हो तो मैं तो कहूंगा इससे अच्छा आप मत ही करो, फिर स्किप कर दो। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रट के जा रहे हो तो इसके सवाल नहीं होंगे, आपको डायरेक्शन समझना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज ले लूं, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और इससे r डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिमेंबर मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही है k/r², इतना ही है, इसमें साइन नहीं पुट करना, वैल्यू आएगा k/r² जितना भी, बट जो डायरेक्शन है वो जरूर रिवर्स हो जाएगा। अब जो डायरेक्शन होगा फॉर नेगेटिव चार्ज हम याद रखते हैं टुवर्ड्स द बॉडी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? टुवर्ड्स
इटसेल्फ या टुवर्ड्स द बॉडी। तो जिस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, कुछ और चीजें जो बेसिक याद रखनी है, जैसे के की वैल्यू एसआई यूनिट में होता है 9 × 10⁻⁹ in एसआई यूनिट। तो ये याद रखना है वाइल कैलकुलेशन, और आर जो है वो तो डिस्टेंस है ही, मीटर्स में पुट करना ताकि आप सब कुछ एसआई यूनिट में कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है पॉइंट चार्ज का काफी रेपिटेटिव है, तो हम पॉइंट चार्ज के कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है विदाउट वरिंग अबाउट एनी अदर चार्ज बॉडीज। जिनके क्वेश्चन उतने नहीं आते, पॉइंट चार्ज का एटलीस्ट हम लोग फोकस करके इसको परफेक्शन लाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। टू पॉइंट चार्जेस Q एंड कितना 3Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R in air। तो ठीक है, in air at a distance x from the charge q the resultant electric field is zero। okay, आपको एक ऐसा पॉइंट दे रखा है x डिस्टेंस पे जहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आपको x की वैल्यू पूछे है। देखो, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों की वजह से आएगा वो जीरो है। ठीक है, अब एक चार्ज का तो हमने सीख लिया, एक चार्ज की वजह से कितना होता है k³ r²। बट अगर आपको बहुत सारे चार्ज दे रखे हो, जैसे 2, 3, 10 इस तरह से, तो आप रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए सुपरपोजिशन का लॉ यूज कर सकते हो, जिसमें अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उनका क्या कर दो, वेक्टर एडिशन कर दो। तो अगर आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं तो ई नेट निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू ऐड ऑल द वेक्टर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हर चार्ज की वजह से उनको ऐड कर सकते हो। तो वैसे हम यहाँ पर भी यही करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, तो किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि वो जीरो है, विच में इनकी वेक्टर एडिशन हमें जीरो करना है। ठीक है, बस अब कंफ्यूजन ये है कि एक्स डिस्टेंस ये नहीं बताया क्यू से कि एक्स डिस्टेंस मैं इस साइड लूं, लेफ्ट साइड या राइट साइड लूं। दैट इज अ डिलेमा जो क्रिएट होता है, और ये डिलेमा हमको बहुत लाइक परेशान करता है, कई बार रॉन्ग आंसर भी ले आता है। तो इसको आप समझो इस चीज से, जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड एक पॉइंट लेता हूं और यहां पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालता हूं, तो आपको दिख जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ, तो अवे फ्रॉम इटसेल्फ किधर होगा, लेफ्ट में। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेट्स कॉल दिस 1 एंड दिस 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इज लेफ्टवर्ड। और अगर 3Q की वजह से देखो, 3Q की वजह से 3Q भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ आएगा। तो अवे फ्रॉम इटसेल्फ मतलब 2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। अब जब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो ये थोड़ी जीरो हो सकता है, ये तो कैंसिल कर ही नहीं सकते। तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड आंसर नहीं हो सकता। इन सिमिलर वे इस साइड भी आंसर नहीं हो सकता। जो जीरो फील्ड है वो सिर्फ मिडवे हो सकता है, दोनों के बीच, मिडवे नहीं, दोनों के इन बिटवीन हो सकता है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर दोनों के चार्ज के साइन सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन बिटवीन होता है। और अगर दोनों के साइन ऑपोजिट हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होता है वो साइड्स में होता है, इस साइड या तो इस साइड, क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज। जो भी स्मॉलर चार्ज होगा उसके क्लोज जीरो होता है। अभी दोनों का साइन सेम है तो हम मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन खुद से अगर आप करके देखोगे तो दिख जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ, तो अवे फ्रॉम इटसेल्फ इज राइट साइड। और 3Q चार्ज की वजह से वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अवे फ्रॉम इटसेल्फ, और इस केस में अवे जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। तो आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑपोजिट है, दे कैन कैंसिल इट आउट। और फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो, आपका E1 की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, E2। बस इतना इंश्योर करना है, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी ऑपोजिट है। आपने अगर मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया तो जीरो हो जाएगा। तो देखो E1 की वैल्यू, तो इसकी वजह से, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू, ठीक है, वेरी सिंपल, के क्यू उसका चार्ज रखा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो उसका डिस्टेंस है, उसका डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। अब देख एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर 3Q की वजह से कितना आएगा, के, इसका चार्ज जितना भी है मैग्नीट्यूड में 3Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देखो कितना डिस्टेंस है, टोटल आर है, तो उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर, क्योंकि ये x है तो ये रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितना बचा, r माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो जो चीजें डिवाइड हो जाएंगी दोनों साइड,
तो k डिवाइड हो जाएगा, q डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड आ जाएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर और उस साइड आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, ये आ जाएगा √3 x। हम नेगेटिव को अवॉइड करते हुए तो ये आ जाएगा, एक्चुअली प्लस माइनस आएगा क्योंकि आप रूट ले रहे हो तो दोनों साइड प्लस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस माइनस √3 इंटू एक्स। यहाँ से देखो x के दो आंसर आएंगे, आपको दो आंसर एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो 1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय x। तो जो नेगेटिव आंसर है वो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक्स डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखो पॉजिटिव आंसर कितना है 1 प्लस √3, तो ये वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। 1 माइनस √3 इज ए नेगेटिव आंसर, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा r अपॉन 1 प्लस √3। ये डिस्टेंस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह से अप्लाई करते हैं। If the net electric field at a point as shown in the figure along y-axis is 0, then the ratio of Q2 by Q3. Okay. Again हमें दो पॉइंट्स चार्जेस दिए, बट अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर दे रखा है और बोला है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड y में 0 है, सिर्फ y में, टोटल 0 नहीं है, सिर्फ y में 0 है। इसका मतलब हमें सिर्फ y कंपोनेंट निकालना है दोनों की वजह से और उसको इक्वल कर देना है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो चेक करते हैं, देखो पहले डायरेक्शन के लिए अगर मैं फर्स्ट चार्ज की वजह से देखूं या ये सेकंड चार्ज मान लेते हैं, ये थर्ड चार्ज Q2 और माइनस Q3 लिखा हुआ है। देखो Q2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा अवे फ्रॉम इटसेल्फ अलोंग द लाइन, तो अलोंग द लाइन अवे फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं इसको, अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो ये हो गया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड लिखेंगे या इसका मैग्नीट्यूड अभी लिख लेते हैं। तो कितना होगा E2 की वैल्यू देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड E2 के इसका चार्ज है Q2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देख लेते हैं, ये 2 है ये 4 है, तो ये कितना होगा √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 20, √20 मतलब 2√5, तो 2√5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2√5 और क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 10⁻² का होल स्क्वायर, ये आ गया इस तरह से। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो इसलिए अभी कर लिया। चलो अब देखते हैं थर्ड चार्ज की वजह से। तो जो थर्ड चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज है, देखो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे वो टूवर्ड्स इटसेल्फ होता है। तो टूवर्ड्स इटसेल्फ कैसे ड्रॉ करोगे, अलोंग द लाइन टूवर्ड्स इटसेल्फ लाइक दिस। इस तरह से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब E3 की वैल्यू देख लेते हैं। तो E3 की वैल्यू कितना होगा K, जैसे मैंने बताया था यहाँ माइनस नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना है, ओनली Q3 ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड ओनली डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 है ये 3 है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस केस में 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करना है, दोनों के y कंपोनेंट को इक्वल करना है 0 करने के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पर एंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ये थीटा मान लेते हैं। तो जैसे इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ ताकि y कंपोनेंट निकाल पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको मैं मान लेता हूँ θ1 और इसको मैं मान लेता हूँ θ2। ये दो एंगल मैंने मान लिए। अगर ये θ1 है तो ये एंगल भी θ1 हो जाएगा आपके अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो दिख रहा है कंपोनेंट्स आ गए अब दोनों के। अब E2 का वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड्स है, दैट इज E2 cos θ1। ठीक है, E2 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ और E3 का कंपोनेंट वर्टिकल वाला डाउनवर्ड है, विच इज इक्वल टू अगेन E3 cos θ2। ठीक है, तो हमने दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट निकाले और क्योंकि 0 करना है तो इक्वल करना पड़ेगा, हम इक्वेट कर देंगे। तो हम इक्वेट करके क्या लिखेंगे, E2 cos θ1 मस्ट भी इक्वल होना चाहिए E3 cos θ2। बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो E2 का आंसर हमारे पास ये ऑलरेडी है, दैट इज कि Q2 डिवाइडेड बाय 20
इंटू 10⁻⁻⁴, बिकॉज 2√5 का स्क्वायर करोगे तो वो 20 आ जाएगा। कॉस थीटा 1 की वैल्यू देखो, अब कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा, तो कॉस थीटा इस ट्राइंगल में हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट है 4, हाइपोटेनस है एडजेसेंट है 4, हाइपोटेनस है 2√5, इक्वल टू E3 की वैल्यू। ठीक है, तो E3 की वैल्यू जो है वहां पे ऑलरेडी लिखा है कि Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये 25 इंटू 10⁻⁴ तो आएगा ही, और साथ में मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट को इधर कर लेते हैं, तो कि Q2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻⁴, और कॉस थीटा 1 हो जाएगा 4/2√5। वैसे इस साइड के Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 25, 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 10⁻⁴, और देखो थीटा कॉस थीटा 2 की वैल्यू, तो कॉस थीटा 2 इज एडजेसेंट विच इज आल्सो 4, हाइपोटेनस विच इज 5, तो ये दोनों में लेने के बाद 4/5। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 4 देखो Q2/Q3 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली Q2/Q3 का आंसर के चला गया, 4 चला गया, 10⁻²। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है ये एक 5 उड़ा देते हैं यहाँ पर, ये 4 आ जाएगा। बाकी सारी चीजें अब ऊपर ले जानी पड़ेंगी, तो Q2/Q3, तो 4 इंटू, तो ये आ गया 8√5 डिवाइडेड बाय नीचे बचा 25, है ना, और सारी चीजें चली गई, तो हमारा आंसर कितना हो गया देखो, हमें निकालना था Q2/Q3, तो हमें √8 एक काम करते हैं, इसको √5 से मल्टीप्लाई, हमें फॉर्मेट में लाना है, √5 नीचे लाना है ना, तो √5 नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, इसको 5√5 लिख सकते हैं ना, √5 25 को 5√5, तो हमारा आंसर x का कितना हो गया 5, तो वेरा आंसर इज, जो x की वैल्यू बतानी थी वो कितनी हो गई 5। ठीक है, तो इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाले और सॉल्व कर लिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। चार्ज Q1 Q2 दोनों पॉइंट चार्ज आर एट पॉइंट A एंड B ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की वजह से वो हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है। चलो इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये इस तरह से लाइन हो गया हाइपोटेनस A एंड B, अब इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम पहले दोनों चार्ज को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक चार्ज कहाँ रखा है हमारे पास, Q2 इधर रखा हुआ है। ठीक है, Q2 इधर रखा हुआ है, और Q1 यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो अगर मैं इसको फर्स्ट नाम देता हूँ, ये A नाम दे देता हूँ, तो देख पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम इटसेल्फ लाइक दिस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A। और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम इटसेल्फ अलोंग द लाइन, बट अवे फ्रॉम इटसेल्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B, ये दोनों हो गया। अब हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों का रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। और रिजल्टेंट आपको बोला है कि ये रिजल्टेंट जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको पूछा है कि Q1/Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो Q1/Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर करने के लिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं देखो, अब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लिखना है हमें, तो हम ये एंगल यूज कर लेंगे। तो हमारे को ये डिस्टेंस दे रखा है x2, ये डिस्टेंस दे रखा है x1। ठीक है, और अगर ये एंगल हम लोग थीटा लेते हैं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा साथ में। ठीक है, और ये एंगल अगर 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इससे हमारे पास फिर क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं देखते हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा, तो अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ, इस लोकेशन पे tan थीटा होगा E A
डिवाइडेड बाय ई बी। ठीक है, और अब ई ए की वैल्यू तो हमें पता है कि क्यू वन बाई आर स्क्वायर। चलो इसको आगे कंप्लीट करते हैं। तो tan थीटा ई ए अपॉन ई बी, ई ए की वैल्यू होगा के क्यू वन डिवाइडेड बाई एक्स वन स्क्वायर। डिस्टेंस देख लेते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है एक्स वन स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स वन, और टू का डिस्टेंस कितना है एक्स टू स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, के क्यू टू डिवाइडेड बाई एक्स टू स्क्वायर। के हटा देते हैं और हमारे पास tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा क्यू वन बाई क्यू टू इंटू एक्स टू अपॉन एक्स वन का होल स्क्वायर, ऐसे आ रहा है। ठीक है, और मुझे इसी का रेशियो निकालना है, तो वाई नॉट मैं ऐसे कर देता हूँ, क्यू वन बाई क्यू टू इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, एक्स वन बाई एक्स टू का होल स्क्वायर इंटू टैन थीटा। बस टैन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो ट्राइंगल में टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से देख लो, तो यहाँ ट्राइंगल में टैन थीटा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन या ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एक्स टू बाई एक्स वन, तो यहाँ से कितना आ गया, देखो एक्स वन बाई एक्स टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स टू बाई एक्स वन, तो एक्स ये पूरा आई थिंक डिवाइड करके कितना आ जाएगा, एक्स वन बाई एक्स टू। तो क्यू वन बाई क्यू टू का जो रेशियो है वो एक्स वन बाई एक्स टू के रेशियो के बराबर आ रहा है, तो हमारा आंसर एक्स वन बाई एक्स टू। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, थ्री चार्जेस, point charges q by 2, q and q by 2 placed at the corner of abc square side as shown in the figure. The magnitude of electric field at d, ठीक है, तो d पे हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर। तो हमारे पास अभी तक हम दो चार्जेस से डील कर रहे थे, अब हमारे पास तीन चार्जेस हैं। तो देखो कैसे करेंगे, हमें अच्छे से बस इसका डायरेक्शन लिखना है और कुछ भी नहीं है इस सवाल में, डरने का नहीं है इससे। तो यहाँ पर Q बाई टू है, एक एक करके देखते हैं। Q बाई टू की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम इटसेल्फ, लेट्स कॉल दिस इवन। ठीक है, इस वाले Q बाई टू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी कितना आएगा, अवे फ्रॉम इटसेल्फ, तो अवे फ्रॉम इटसेल्फ इधर ही होगा, है ना, अवे फ्रॉम इटसेल्फ। और क्या इन दोनों की वैल्यू इवन लिखती हूँ, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, देख लेते हैं, है ना, कितना है इवन की वैल्यू, पहले वाले की वजह से k क्यू टू क्यू वन बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो ये डिस्टेंस कितना है, ए है दोनों के लिए, तो ए स्क्वायर, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, इतना ही आएगा, तो दोनों का नाम मैंने इवन रख दिया। ठीक है, अब तीसरा चार्ज यहाँ पर, तीसरा चार्ज यहाँ पर, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखो उसके लिए हमें लाइन ज्वाइनिंग बनानी पड़ेगी। लाइन ज्वाइनिंग किया, अब इस क्योंकि ये भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम इटसेल्फ और इधर कुछ आएगा, लेट्स कॉल दिस E2। ठीक है, इस तरह से। अब तीनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट। आप रिजल्टेंट चाहो तो आप तीनों को आईजे कैप में लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। इससे फायदा ये है कि वेक्टर एडिशन करना इजी हो जाता है, क्योंकि हम देखो इवन और इवन ये दो वेक्टर्स हैं, इनका अगर ऐड करेंगे तो वो 45 डिग्री पे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट टू इवन। 90 डिग्री पर वेक्टर एडिशन कितना आता है, रूट टू टाइम्स आता है, अगर दोनों वेक्टर सेम हो तो इवन और इवन का रिजल्टेंट हो गया रूट टू इवन, जो कि 45 डिग्री पे आएगा एट द सेंटर, और उसी एंगल पे ऑलरेडी E2 है, तो टोटल कितना हो गया, है ना, टोटल ई नेट कितना हो गया, तो एक रूट टू E1 ऑलरेडी वहां पर है अलोंग 45 डिग्री, उसके साथ एक 45 डिग्री वाली लाइन पर E2 भी है, तो दोनों को जोड़ दिया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, और यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो E1 की वैल्यू कितना आएगा, k Q1 Q2 बाई Q1 बाई आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस ए स्क्वायर। E2 की वैल्यू देखो, k और उसका चार्ज है q और इसका डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ध्यान से लिखना पड़ेगा, चार्ज तो q है, डिस्टेंस कितना है, रूट टू ए, इट्स अ डायगोनल, डायगोनल की जो लेंथ होती है रूट टू ए है स्क्वायर में, तो ये रूट टू ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तुम्हारा आंसर देखो क्या क्या आ जाएगा, जो चीजें कॉमन है लाइक के क्यू ए स्क्वायर दोनों साइड से आएगा, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1/√2 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/2। तो हम अपने फॉर्मेट में चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है। तो के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है वो आपका के की वैल्यू है, तो हम भी इसको इलाबोरेट करके लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर। तो ये मैच कर लो, देखो तो कहाँ पे मैच होगा,
माइनस से प्लस है, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो रहा है, 1/√2 प्लस हाफ। ओके, इस पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो इस पे है कि एक बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया पॉइंट चार्ज की वजह से, तो रिवर्स भी अब हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डेफिनेशन फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो फोर्स की वैल्यू कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है कि किसी भी चार्ज के ऊपर, पॉइंट चार्ज के ऊपर, किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, क्यू इंटू ई होता है। क्यू इंटू ई होता है, जो फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज कितना होता है, क्यू इंटू ई। रही बात डायरेक्शन की, तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है। बट अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। देखो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड स्टिल चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बट जो डायरेक्शन है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, जैसे स्पेशली इलेक्ट्रॉन का जब केस आता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है ऑपोजिट टू फील्ड लगेगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं फोर्स के, या तो वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा या तो वो फील्ड के ऑपोजिट होगा। दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, अगर पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो फील्ड के ऑपोजिट। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे पॉइंट चार्ज के, जिसमें हमें फील्ड से फोर्स निकालना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, तो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। वी हैव वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया। तो याद रखना है कि ऐसा यूनिट में दे रखे। जस्ट प्रिवेंट a water droplet of mass 0.1 gram from falling, the value of charge on the droplet will be। ठीक है, तो एक छोटा सा वाटर का ड्रॉप है, यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा वाटर का ड्रॉप। इस ड्रॉप का मास m दिया हुआ है और ये जो ड्रॉप है वो गिर नहीं रहा, फॉल नहीं हो रहा। तो आपको पूछा है कि कितना चार्ज होना चाहिए। देखो इस ड्रॉप पे ऑलरेडी एक फोर्स है, वेट mg, जो इसको नीचे खींच रहा है। अगर मैं चाहता हूं ये नीचे ना गिरे तो किसी ना किसी को तो फोर्स लगाकर बैलेंस करना होगा। तो अब वो फोर्स कहां से आ रहा है, चार्ज की वजह से। तो मान लेते हैं अगर इस पे चार्ज q है, पॉजिटिव चार्ज q है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड की वजह से क्या लगेगा, फोर्स। और उस फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड इसीलिए मानी थी ताकि उस पर फोर्स अपवर्ड आए, ताकि वो बैलेंस आउट कर सके। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा Q इंटू ई अपवर्ड में, नीचे जो है वो कितना है, mg है। और मैं चाहता हूँ कि वो ना गिरे, फॉल ना हो, तो दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। Q इंटू ई किसके बराबर होगा, m इंटू जी के बराबर। Q इंटू ई m इंटू जी के बराबर हम अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो चार्ज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। मास कितना दिया, 0.1 ग्राम, तो 0.1 मतलब 10⁻³ जी की वैल्यू कितना होता है, 9.8। हम 10 भी यूज कर सकते हैं, बट कन्वीनियंटली इन्होंने 4.9 दिया है, तो हम भी 9.8 ले रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा 10⁵ तो 4.91 और ये कितना हो गया 2, तो इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारा चार्ज की वैल्यू कितना हो गया, 0.2 इंटू 10⁻² कितना बच रहा है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 5 है, तो कुल मिलाकर ऊपर -8 हो जाएगा कूलम्स में। या आप कह सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, विच इज नथिंग बट 2 नैनो कूलम। तो देखते हैं हमारे पास 2 नैनो कूलम का ऑप्शन यहाँ पर। तो इस तरह से आप पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल सकते हो जिस यूजिंग फील्ड। तो पहला पार्ट था जिसमें हम फील्ड से फील्ड निकाल रहे थे, अब हम फोर्स निकाल रहे हैं फ्रॉम फील्ड। ठीक है, अ पॉइंट चार्ज इज मूव फ्रॉम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे रखा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 30 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इफ अ कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड एस आर, दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल बना लेते हैं जिसपे कितना चार्ज है, 2 इंटू 10⁻² कूलम।
ठीक है, अब इस पे जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, इस पे क्या लगेगा, फोर्स, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी वैल्यू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस तरह से। अब वर्क डन निकालना, अब क्योंकि यहाँ पे चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है तो बहुत सिंपल है। वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना है, एफ डॉट एस, ये फॉर्मूला है हमारा वर्क डन का फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो देखो फोर्स का वेक्टर कितना होगा, फोर्स है क्यू इंटू ई, और डायरेक्शन है आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स उधर ही लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है तो आपका फोर्स भी आई कैप। डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल ही सकते हो, देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, देखो ये आपका इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन 0 माइनस 1 1 आई कैप, 0 माइनस 2 2 जे कैप, 0 माइनस 0 के कैप, तो के कैप है ही नहीं, 0 माइनस 0, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना आ गया, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब बस डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इन दोनों का, तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस क्यू इंटू ई, और जे तो है ही नहीं इस साइड तो जे डॉट प्रोडक्ट आएगा ही नहीं, तो यही आंसर हो गया। तो माइनस 2 इंटू 10⁻⁻² कूलम्स इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 30 न्यूटन पर कूलम, तो 30 न्यूटन, तो ये हो जाएगा माइनस 60 इंटू 10⁻²। या हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमें मिली जूल में लिखना है क्योंकि यहाँ पे मिली जूल ऑप्शन दिख रहा है मुझे दोनों साइड, तो माइनस 600 मिली जूल, 10⁻³ कर देंगे उस तरह से, तो माइनस में आ गए थे। तो आई होप कि आपको ये सेगमेंट जो है वो काफी क्लियर हुआ हो। तो रादर देन परेशान होने के बजाय बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज में हम सिर्फ पॉइंट चार्ज पर अगर फोकस करें तो उसके क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं, इससे आपको पूरा टॉपिक भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। आई होप कि आप इसको नेक्स्ट जितने भी PYQs है और ट्राई करो, पॉइंट चार्ज पर उसको परफेक्ट करो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।